नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी अंतःस्रावी तंत्र के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। ये हमारी तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 31 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि फल पकने की प्रक्रिया को किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है। फल पकने की प्रक्रिया को किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सिन, सी ऑप्शन दे रखा है जिब्रेलिन और डी ऑप्शन दे रखा है एथिलीन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फल पकने की प्रक्रिया को किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है। तो फल पकने की प्रक्रिया को किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है। फल पकने की प्रक्रिया को किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है। ये ऑप्शन हमें साइटोकाइनिन दे रखा है। क्या यह सही ऑप्शन है क्या। देखो, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, इसलिए यहाँ पे साइटोकाइनिन तो गलत ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन हमें ऑक्सिन दे रखा है। ऑक्सिन किस में सहायक होता है, तो ऑक्सिन वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें जिब्रेलिन दे रखा है, तो जिब्रेलिन भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि जिब्रेलिन अंकुरण और तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है, इसलिए जिब्रेलिन भी गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हमें एथिलीन दे रखा है, एथिलीन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है और यहाँ पकने से संबंधित एंजाइमों को सक्रिय करता है, इसलिए एथिलीन इसका राइट ऑप्शन है। हमें यहाँ पे दे रखा था कि फल पकने की प्रक्रिया को किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है, तो हम जानते हैं कि एथिलीन एक पादप हार्मोन होता है जो फलों को पकने की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है, इसलिए एथिलीन इसका राइट ऑप्शन है। साइटोकाइनिन ए ऑप्शन हमें साइटोकाइनिन दे रखा था, साइटोकाइनिन गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है, इसलिए साइटोकाइनिन गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें ऑक्सिन दे रखा है, ऑक्सिन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ऑक्सिन वृद्धि में सहायक होता है। और सी ऑप्शन हमें जिब्रेलिन दे रखा है, जिब्रेलिन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि जिब्रेलिन अंकुरण और तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है, इसलिए जिब्रेलिन भी गलत ऑप्शन है। प्रश्न 1 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखे। मैंने चारों ऑप्शनों की व्याख्या कर ली कि कौन कौन से हार्मोन है या कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो इन चारों के बारे में मैंने चर्चा कर ली, तो इसका राइट ऑप्शन एथिलीन होगा, डी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है जन्मजात रोग है, बी ऑप्शन दे रखा है आनुवंशिक अभियांत्रित हार्मोन है, सी ऑप्शन दे रखा है संक्रामक रोग है और डी ऑप्शन दे रखा है एक एंजाइम है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है। मतलब किसका इंसुलिन, देखो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें जन्मजात रोग दे रखा है, बी ऑप्शन हमें आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन दे रखा है, सी ऑप्शन संक्रामक रोग दे रखा है और डी ऑप्शन एक एंजाइम दे रखा है। तो ह्यूमन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन एक आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन होता है जो ई कोलाई जैसे जीवाणुओं में मानव जीन डालकर बनाया जाता है और मधुमेह के इलाज में इसका उपयोग होता है, इसलिए आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। जन्मजात रोग गलत ऑप्शन है, संक्रामक रोग ये भी गलत ऑप्शन है और एक एंजाइम है ये भी हम नहीं कह सकते, ये भी गलत ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन एक आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन है जो ई कोलाई जैसे जीवाणुओं में मानव जीन डालकर बनाया जाता है और मधुमेह के इलाज में इसका उपयोग होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखेंगे 33 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें 33 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। हमें गलत जोड़ा कौन सा है, तो इसका चयन करना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एस्ट्रोजन अंडाशय, ए ऑप्शन हमें एस्ट्रोजन अंडाशय दे रखा है। यहाँ पे ये सही बात बोली गई है, देखो एस्ट्रोजन अंडाशय से संबंधित होता है, ये तो सही बात है, इसलिए यहाँ पे ये तो सही है। हमें तो गलत की पहचान करनी है, तो गलत कौन सा ये हमें देखना है। बी ऑप्शन हमें एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि दे रखा है, तो एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि, देखो एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि से संबंधित थोड़ी होता है, एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि से थोड़ी संबंधित होता है, या तो अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे देखो एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि से, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन गलत ऑप्शन है।
यदि इसकी जगह हमें अधिवृक्क ग्रंथि दे रखा होता तो तब तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे पीयूष ग्रंथि दे रखा है, तो एड्रेनलिन क्या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है क्या? नहीं, एड्रेनलिन हम जानते हैं कि एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, न कि पीयूष ग्रंथि से। इसलिए यहाँ पे गलत कथन का ही पहचान करनी थी, और गलत कथन कौन सा है? बी ऑप्शन, ये गलत कथन है। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है? तो बी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमें थायरोक्सिन दे रखा है, थायरोक्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन यहाँ थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए यहाँ पे ये भी सही बात बोली गई है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन यह वृषण से स्रावित होता है, इसलिए यहाँ पे ये डी ऑप्शन भी सही है। हमें गलत कथन की पहचान करनी थी। यदि आपको नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको नेगेटिव आंसर टिक करना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉजिटिव आंसर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर कौन कौन से? तो एस्ट्रोजन अंडाशय, ये तो सही बात बोली गई। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, ये भी सही बात बोली गई। और टेस्टोस्टेरोन वृषण, ये भी सही बात बोली गई, क्योंकि हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है, थायरोक्सिन थायराइड से स्रावित होता है, और टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। इसलिए यहाँ पे ए सी और डी ये तो सही बात बोली गई। यदि पूछा होता है कि सही जोड़ी का चयन कीजिए तो ए सी डी राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो गलत जोड़ी कौन सी है? तो एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। और यहाँ पे यदि पीयूष ग्रंथि की जगह यहाँ पे दे रखा होता एड्रेनलिन ग्रंथि, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि की जगह दे रखा होता एड्रेनलिन ग्रंथि, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता। तो इसका राइट मतलब ये सही जोड़ा हम गिनते, लेकिन यहाँ पे सही जोड़ा नहीं करके ये तो गलत जोड़ा है। इसलिए कौन सा गलत जोड़ा है? तो बी ऑप्शन गलत है, और ए सी डी ये राइट ऑप्शन है। इसलिए हमें गलत नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 34 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन हमें ग्लूकागोन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें प्रोलेक्टिन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें एस्ट्रोजन दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जानते? तो प्रोलेक्टिन के नाम से जानते, प्रोलेक्टिन के नाम से जानते, इसलिए इसका बी ऑप्शन प्रोलेक्टिन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोलेक्टिन हार्मोन दूध उत्पादन को उद्दीपित करता है, इसलिए प्रोलेक्टिन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ग्लूकागोन दे रखा है, ग्लूकागोन गलत ऑप्शन है, क्योंकि ग्लूकागोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, इसलिए ग्लूकागोन गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें एस्ट्रोजन दे रखा है। ये प्रजनन से संबंधित होता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है, यह दोनों प्रजनन से संबंधित होता है, इसलिए ये दोनों भी गलत ऑप्शन है। हमें पूछा क्या था? यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को वापस ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दूध उत्पादन को उद्दीपित करता है, कौन करता है? तो प्रोलेक्टिन हार्मोन करता है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्रोलेक्टिन हार्मोन दूध उत्पादन को उद्दीपित करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ग्लूकागोन दे रखा है, ग्लूकागोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, इसलिए ए ऑप्शन तो गलत ऑप्शन है। और सी और डी, सी ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें एस्ट्रोजन दे रखा है, तो ये दोनों भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों प्रजनन से संबंधित होते हैं, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पेप्टाइड, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड, सी ऑप्शन दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, और डी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? किस हार्मोन का स्राव होता है? यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें पेप्टाइड दे रखा है, बी ऑप्शन हमें थायराइड दे रखा है, सी ऑप्शन हमें टेस्टोस्टेरोन दे रखा है, और डी ऑप्शन इंसुलिन दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इंसुलिन इसका राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इंसुलिन, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन होता है, यहाँ इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है, तो शर्करा के स्तर को कम करता है, इसलिए हमें ये बोला गया था कि यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है।
किसका स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन में इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है, इसलिए इंसुलिन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें पेप्टाइड दे रखा है, पेप्टाइड गलत ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन हमें थायराइड दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हमें टेस्टोस्टेरोन दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 36 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 36 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि 36 नंबर के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन है, कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ग्लूकागोन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें TSH दे रखा है, सी ऑप्शन हमें नॉर एड्रेनालिन दे रखा है और डी ऑप्शन हमें टेस्टोस्टेरोन दे रखा है। चार में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन है, कौन सा भूमिका निभाने वाला हार्मोन है? तो देखो यहाँ पे रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ग्लूकागोन। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ग्लूकागोन दे रखा है, ग्लूकागोन ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ग्लूकागोन इसका राइट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकागोन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन होता है जो रक्त में ग्लूकोज स्तर को बढ़ा देता है, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ग्लूकागोन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें TSH दे रखा है, ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि TSH थायराइड को नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ पे TSH यहाँ पे गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें नॉर एड्रेनलिन दे रखा है, तो नॉर एड्रेनलिन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन तनाव प्रतिक्रिया में सहायक होता है। तनाव प्रतिक्रिया में नॉर एड्रेनलिन सहायक होता है या फिर भूमिका निभाता है, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो सहायक होता है ये कह लो या फिर भूमिका निभाता है, तो दोनों ऑप्शन राइट है, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन तनाव प्रतिक्रिया में सहायक होता है, इसलिए नॉर एड्रेनलिन भी गलत ऑप्शन है। टेस्टोस्टेरोन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पुरुष लैंगिक हार्मोन होता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन भी गलत ऑप्शन है। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन ग्लूकागोन राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पूछा गया था कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका ग्लूकागोन राइट ऑप्शन है, क्योंकि ग्लूकागोन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज स्तर को बढ़ाता है। अब आगे देखते हैं, हम 37 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 37 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 दे रखी है, दे रखा है ए हमें दे रखा है इंसुलिन, बी दे रखा है थायरोक्सिन, सी दे रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी दे रखा है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे 1 दे रखा है थायराइड, 2 दे रखा है अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, 3 दे रखा है वृषण और 4 दे रखा है पीयूष ग्रंथि। चारों में से चारों को हमें मिलान करना है, चारों का हमें मिलान करना है। देखो इंसुलिन 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 देखो, ये इंसुलिन किससे स्रावित होता है? देखिए इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, इसलिए यहाँ पे 1 का तो 2 हो गया, तो ए का 2 कहाँ दे रखा है? तो ए का 2 तो हमें यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है और डी ऑप्शन में दे रखा है। यदि किसी एक ऑप्शन में दे रखा होता तो हम एक को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और वही हमारा आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सी और डी दोनों में 2 दे रखा है, इसलिए हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन गलत ऑप्शन है और बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। अब थायरोक्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन थायराइड द्वारा स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन थायराइड द्वारा स्रावित होता है, तो ये हमें 1 में दे रखा है। तो बी का 1 कहाँ दे रखा है? बी का 1 तो यहाँ पे दोनों में दे रखा है, इसलिए तीसरा भी चेक करो। यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किससे स्रावित होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के से स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो तीसरे का 4 कहाँ दे रखा है? तीसरे का 4 हमें यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन गलत है और यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन यहाँ वृषण से स्रावित होता है, इसलिए यहाँ पे वृषण डी को 3 से मिला लेना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि देखो हमें क्या क्या दे रखा था। इंसुलिन इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। थायरोक्सिन थायरोक्सिन थायराइड से स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये मिलान चिन्ह वाले प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आपको चारों बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपको 1 लाइन में कोई भी पूछा जाता है तब भी आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि इंसुलिन इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। थायरोक्सिन थायराइड से स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। अब आगे हम बात करते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर।
यहाँ पे हमें 38 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है थायरोक्सिन, बी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, सी ऑप्शन दे रखा है एड्रेनालिन और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमें थायरोक्सिन दे रखा है। थायरोक्सिन तो थायराइड से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन होगा। देखो थायरोक्सिन किससे संबंधित होता है, तो थायरोक्सिन थायराइड से संबंधित होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें इंसुलिन दे रखा है, इंसुलिन ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, तो किसकी कमी से मधुमेह होगा, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी या फिर अप्रभावी होने से होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, इसलिए इंसुलिन इसका राइट ऑप्शन है। इंसुलिन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें एड्रेनालिन दे रखा है, एड्रेनालिन तो तनाव से संबंधित होता है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है और डी ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, तो किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। लंबी चौड़ी व्याख्या आपको कतई ध्यान में नहीं रखनी है, आपको केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये यदि पूछ लिया जाता है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। थायरोक्सिन थायराइड से संबंधित होता है और एड्रेनालिन तनाव से संबंधित होता है, इसलिए ए और सी ऑप्शन गलत ऑप्शन है और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 39 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सा कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नहीं है, नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमें नेगेटिव आंसर टिक करना है। यदि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तब आपको पॉजिटिव आंसर देना है, और नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको नेगेटिव आंसर देना है। अब यहाँ पे बोला गया कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। देखो पीयूष ग्रंथि, क्या ये अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या। देखो पीयूष ग्रंथि तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमें तो नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, तो नेगेटिव वे में हमें नेगेटिव आंसर टिक करना है। तो कौन सी अंतःस्रावी नहीं है ये देखनी है। देखो पीयूष ग्रंथि तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें लार ग्रंथि दे रखा है। देखो लार ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि थोड़ी होती है, लार ग्रंथि तो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखो यदि आपको पूछा होता कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सी मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो लार ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है जो लार स्रावित करती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें थायराइड ग्रंथि दे रखा है। थायराइड ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और अधिवृक्क ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये तीनों ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, और लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि निम्न में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तब भी लार ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे यदि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह पूछा होता तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यहाँ पे ए सी डी ये तीन ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, और लार ग्रंथि ये बहिस्रावी ग्रंथि है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 40 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है इंसुलिन, बी ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन दे रखा है साइटोकाइनिन और डी ऑप्शन दे रखा है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन है। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमें इंसुलिन दे रखा है, तो इंसुलिन तो कैसा हार्मोन होता है, तो इंसुलिन तो मानव हार्मोन होता है। इंसुलिन तो कहाँ पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, तो ये कैसा है, मानव हार्मोन है। और यहाँ पे बी ऑप्शन हमें थायरोक्सिन दे रखा है, थायरोक्सिन भी ये भी मानव हार्मोन है। सी ऑप्शन हमें साइटोकाइनिन दे रखा है। देखो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन होता है, तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए साइटोकाइनिन इसका राइट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हमें एस्ट्रोजन दे रखा है। एस्ट्रोजन ये भी मानव हार्मोन होता है।
तो यहाँ पे इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तीनों मानव हार्मोन है, और यहाँ पे हमें पादप हार्मोन बताना था, तो पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन। मानव हार्मोन पूछा होता तो ए बी डी इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन पादप हार्मोन पूछा है इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए, ये समझिए। यहाँ पे हमें 41 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एक पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन हमें दे रखा है एफसीसी अम्ल, बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीन, सी ऑप्शन दे रखा है जिब्बेरेलिन और डी ऑप्शन दे रखा है एथिलीन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एक पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये ऑप्शन हमें एफसीसी अम्ल दे रखा है, बी ऑप्शन हमें ऑक्सीन दे रखा है और सी ऑप्शन हमें जिब्रेलिन दे रखा है और डी ऑप्शन हमें एथिलीन दे रखा है। देखो, डी ऑप्शन हमें एथिलीन दे रखा है और एथिलीन हमें यही पादप हार्मोन यही एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन ही गैसीय अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एथिलीन गैसीय पादप हार्मोन होता है जो फल पकने और पत्ती झड़ने में सहायक होता है, इसलिए एथिलीन इसका राइट ऑप्शन है। हमें पूछा गया क्या गया था। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया था कि एक पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन, क्योंकि एथिलीन गैसीय पादप हार्मोन होता है जो फल पकने और पत्ती झड़ने के लिए सहायक होता है, तो एथिलीन डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे हम 42 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमें 42 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अधिवृक्क ग्रंथि के लिए सत्य कथन है, हमें सही कथन की पहचान करनी है। सही कथन कौन सा दे रखा है। यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है कि इसको 4S ग्रंथि कहते हैं। देखो, अधिवृक्क ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं, सही बात है, अधिवृक्क ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं। हमें यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करनी थी और सत्य कथन हमें ए ऑप्शन में ही दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें थायरोक्सिन का स्राव करता है। देखो, अधिवृक्क ग्रंथि क्या यह थायरोक्सिन का स्राव थोड़ी करती है। देखो, थायरोक्सिन का स्राव तो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायरोक्सिन का स्राव किसके द्वारा होता है, तो थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, ना कि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। हमें यहाँ पे बात अधिवृक्क ग्रंथि की करनी है और यहाँ पे थायरोक्सिन दिया गया है, तो थायरोक्सिन का स्राव तो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन तो गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन दे रखा है कि यह गले में स्थित होती है। क्या अधिवृक्क ग्रंथि गले में स्थित होती है। देखो, ये अधिवृक्क ग्रंथि गले में थोड़ी स्थित होती है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी दे रखा है, यह भी गलत ऑप्शन है। तो हमें सत्य कथन की पहचान करनी थी, सत्य कथन कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि अधिवृक्क ग्रंथि के लिए सत्य कथन कौन सा है, तो इसको 4S ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं, सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एस एस मतलब 4S होते हैं। 4S कौन कौन से होते हैं, तो शुगर, साल्ट, सेक्स और स्ट्रेस। यहाँ 4S ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि 4S से संबंधित होते हैं। शुगर, साल्ट, सेक्स और स्ट्रेस से संबंधित कार्यों के कारण इसे 4S ग्रंथि कहा जाता है। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अधिवृक्क ग्रंथि को 4S ग्रंथि क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 4 कार्यों के से संबंधित होता है, शुगर, साल्ट, सेक्स और स्ट्रेस से संबंधित होता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 43 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है। किसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पिनियल का, बी ऑप्शन दे रखा है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है थाइमस और डी ऑप्शन दे रखा है दृक्पालिया। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। किसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है। किसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है, तो पिनियल काय को अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि गलत ऑप्शन, थाइमस गलत ऑप्शन, दृक्पालिया यह भी गलत ऑप्शन। यहाँ पे हमें पूछा गया था कि किसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है, तो फिनियल काय को तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि फिनियल काय को अक्रियाशील तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मेलाटोनिन स्रावित करती है और जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है, इसलिए पिनियल काय को अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो पिनियल काय को अक्रियाशील तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मेलाटोनिन स्रावित करती है और जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे पिनियल काय कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 44 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि किसे जैविक घड़ी कहा जाता है। किसे जैविक घड़ी कहा जाता है। देखो, जैविक घड़ी किसे कहा जाता है, मैंने अभी अभी बताया
43 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा था? 43 नंबर का क्वेश्चन मैंने अभी पिनियल काय के बारे में बताया, क्योंकि पिनियल काय जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है और इसमें भी बोला गया कि जैविक घड़ी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पिनियल काय को ही कहेंगे। देखो प्रश्न को घुमा दिया गया है। पहले हमें क्या पूछा गया था? पहले हमें पूछा गया था, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें 43 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था कि किसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है? तो पिनियल काय को अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो इसका भी पिनियल का इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे 44 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किसे जैविक घड़ी कहा जाता है? तो किसे जैविक घड़ी कहा जाता है? तो मैंने इसकी व्याख्या पहले 43 नंबर के क्वेश्चन में कर ली है, क्योंकि पिनियल काय को अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मेलाटोनिन स्रावित करती है और जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। तो ये मैंने 43 में बताया। तो जैविक घड़ी से संबंधित ही 44 नंबर में पूछ लिया कि किसे जैविक घड़ी कहा जाता है? तो पिनियल काय को ही जैविक घड़ी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे थाइमस गलत ऑप्शन होगा, हाइपोथैलेमस गलत ऑप्शन होगा और पीयूष ग्रंथि गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि पिनियल काय मेलाटोनिन स्रावित करती है जो जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है, इसलिए पिनियल का इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें 45 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एसडीएच, बी ऑप्शन दे रखा है एचपीएल, सी ऑप्शन दे रखा है एचसीजी और डी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीटोसिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? तो एचसीजी का परीक्षण किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका एचसीजी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि गर्भधारण परीक्षण में एचसीजी की उपस्थिति जांची जाती है, इसलिए एचसीजी इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे एस डीएच ये गलत ऑप्शन होगा और एचपीएल ये भी गलत ऑप्शन होगा और ऑक्सीटोसिन ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि एसडीएच और एचपीएल और ऑक्सीटोसिन ये गर्भावस्था से संबंधित होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एसडीएच और एचपीएल और ऑक्सीटोसिन गलत ऑप्शन है और एचसीजी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि गर्भधारण परीक्षण में एचसीजी की उपस्थिति जांच करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी डी इसकी जांच नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पे ए बी डी गलत ऑप्शन है और सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को रिपीट करके भी देख सकते हो। तो आप क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।